हाय स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज यहां पे आ गया है। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। हाँ, चारों टॉपिक मैंने इसीलिए एक साथ लिखे हैं क्योंकि इनका रिलेशन, इनके बारे में और इनसे क्या डिराइव होगा लास्ट में वो समझना है हमें। ठीक है, और हो सकता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में कुछ रिलेट करते हो, वो भी हमें समझना है, और रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आपस में रिलेट करते हैं, वो भी हमें समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखो, रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके का दिखता है, जो अगर आप रियलिटी में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें ये जो कलर है, ये अलग अलग कलर दिख रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं, जो हम आगे लेक्चर 6 में पढ़ेंगे, कलर कोड। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है ये क्लास 10th में आप लोग एक बार पढ़ चुके हो ऑलरेडी। आप लोग को याद होगा R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए कैलकुलेट करा था हमने क्लास 10th में। ये क्या था? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे जो ये रो था ना, दिस वाज रेजिस्टिविटी। ये जो रो था ये था हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो, टॉपिक को सेपरेटली पढ़ाने से बेटर है, मैंने क्या किया है, इसको दोनों को डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिख दिया है ऑलरेडी। इससे फायदा क्या मिलेगा आपको कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में भी समझ में आ जाएगा, प्लस डिफरेंशिएट भी समझ में आ जाएगा एक ही बार में, जिसे कहते हैं एक पंथ दो काज। अब देखो, रेजिस्टेंस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके का दिखता है, कलर कोड हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस होता क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है जो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। रेजिस्टिविटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब फॉर्मूले पे आते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपली आपने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है, तो यहां से R इज इक्वल टू वी बाई आई। हमारा ये एक फॉर्मूला है जो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, ओम्स लॉ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा था फैक्टर्स के बेसिस पे, दूसरा फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये दो तो बेसिक मेन फॉर्मूले थे, लेकिन इनके अलावा भी अभी इसी लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम डिराइव करेंगे नंबर डेंसिटी और दूसरे चीजों के टर्म्स में, तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, और वो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अभी मैंने लिख दिया है, बट हम इसको डिराइव करेंगे लास्ट में, डिराइव्ड एट लास्ट। ठीक है, अभी इसी लेक्चर के लास्ट में डिराइव करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है जो अब यहां पे यूज होगा। ये तो बेसिक 10th वाले फॉर्मूले थे, ये जो थे दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th। अब ये वाले फॉर्मूले हैं। अब देखो, ये हमारे लेंथ, एरिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करता है, कहाँ से निकला, ये हम बात करेंगे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। यहां पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहीं से निकला है। देखो, रो है, ए को, एरिया को उधर ले जाओ, R इंटू ए और L नीचे आ जाएगा। तो यहां से रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, अच्छा यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, R क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू वी बाय आई। तो V बाई आई को R की जगह यूज कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? V बाय आई इंटू ए बाई एल। देखो, ये सब वेरी हमें तब काम आएगा जब हमें न्यूमेरिकल में मान लो कि R ना दे के हमें V और I गिवन हो, आप सेपरेटली निकालोगे उसके बेटर यहाँ पे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो।
ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इस फॉर्मूले के अलावा अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, जैसे हमने ये निकाला था, इस तरीके से सेम हमारा रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला आएगा, और वो आएगा हमारा रेजिस्टिविटी का रो इज इक्वल्स टू m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? L बाई ए एक्स्ट्रा है। याद रखने का सिंपल तरीका, रेजिस्टेंस वाले केस में L बाई ए जुड़ जाएगा, बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा वही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बहुत सब बच्चे को पता है, ओम। क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हो, सारे रेजिस्टेंस को हम लिखते भी ओम में है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? ठीक है, देखो रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां पे इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, इसे मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं, इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी ओम मीटर। यहां पे अभी हमने मेन तो प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ही बताया था, बट इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब देखो रेजिस्टिविटी होता क्या है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, इसके एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में, 1 यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, 1 यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, और नेचर दोनों का ही स्केलर, दोनों का ही नेचर स्केलर होता है, रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑन विच दे डिपेंड, क्या क्या फैक्टर्स है जिन पर ये डिपेंड होते हैं? अच्छा, पीछे का ही डिफरेंशिएट प्रॉपर चल रहा है ये। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएट है, देखो इस साइड लेफ्ट साइड हमारा रेजिस्टेंस है, राइट साइड रेजिस्टिविटी है, तो यहां पे लेफ्ट साइड वाला हमारा जो है ये रेजिस्टेंस का पार्ट है, और राइट साइड वाला रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलो फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमने पढ़ा हुआ है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नेक्स्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये भी देखो 10th वाला पार्ट है। ठीक है, ये पहला फैक्टर था, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसी की वजह से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 3, 5, 5th लेक्चर जो आएगा वो पूरा इसी के बेस पे होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा हम देखेंगे कि अलॉयज में, मेटल्स में, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में क्या क्या रोल प्ले करता है टेम्परेचर। लास्ट आता है नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। देखो ऑब्वियसली सी बात है, अगर लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है तो इसी के कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि वो शेप और साइज पे डिपेंड करता है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने खींच के इसका लेंथ बढ़ा दिया है तो इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ठीक है, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ की जगह मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यहां पे हमारा इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, तो शेप और साइज पे डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली सी बात है, अगर शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है तो हैमरिंग से, ठीक है, और मोल्डिंग से, हैमरिंग से, मोल्डिंग से उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, ये सीधे सीधे नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होती है। रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल के नेचर पर डिपेंड होती है। दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, उसका लेंथ और एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ कितना भी इंक्रीज कर दो, पर यूनिट लेंथ का ही जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगी, अभी अभी बताया था मैंने आपको। तो उसके लेंथ एरिया से डिपेंड नहीं करता है। ये देखो लिखा भी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ L एंड A, यानी कि लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऑन चेंजिंग द शेप एंड साइज। अब जब भाई लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप उसको काटो, स्ट्रेच करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज द फैक्ट, दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अभी सबसे पहले पेज में मैंने आपको बताया था कुछ रिलेशन हो सकता है रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, आ गया। ठीक है, इसे करते हैं। देखो सबसे पहले इसको मैंने उसी सीक्वेंस में रखा है जिस सीक्वेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं। आप ये चेक करो, लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है, राइट साइड में रेजिस्टिविटी है ना, ध्यान रखना। उसी के बेसिस पे लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस था हमारा और राइट साइड में रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसी के नीचे मैंने लिखा है कंडक्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड होता है कंडक्टेंस। अच्छा, डायरेक्टली डिपेंड इन द सेंस कि उसका रिलेशन होता है रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस का। कैसा रिलेशन होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल जी से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लिख सकते हैं G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल की, तो आप इसको ऐसे लिख लो। इसमें हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या हो गया? G इज इक्वल टू 1/R। अब देखो इस फॉर्मूले से काफी सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। जितने भी R के फॉर्मूले यहां पुट कर दो, G का भी फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अभी पीछे हमने R का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? R का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चलो इसी को यूज कर लेते हैं, रो L/A को। सिंपल इसी को यूज कर लेते हैं। R क्या होता है? रो L/A। तो G का फॉर्मूला ये भी बन गया, G इज इक्वल टू 1/रो L/A। ठीक है, इसको भी पुट करोगे तो क्या आएगा? A ऊपर आ जाएगा, तो G इज इक्वल्स टू A/रो L। एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ठीक है, और R के जो दूसरे फॉर्मूले पढ़े उसको भी पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? ऐसा यूनिट। अब देखो कंडक्टेंस का केस में जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी उसी को इन्वर्स कर देते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या होती है? ओम। तो ये क्या हो जाएगी? पर ओम। पर ओम को हम मो और साइमन भी कहते हैं। ठीक है, पर ओम को मो और साइमन भी कहते हैं। सेम चीज आ जाते हैं कंडक्टिविटी के केस में। चलो कंडक्टिविटी वाला भी देख लेते हैं। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के नीचे लिखी है, इसका मतलब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हम सेम लाइन में लिख रहे हैं। अगर आप कॉपी में नोट करोगे, आप सेम पेज पे नोट करोगे तो सेम लाइन में आओगे। उससे ये याद रहेगा कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया? देखो सिग्मा, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो। एक फॉर्मूला तो हमारा सीधा सीधा ये बन गया, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो। अच्छा, रो का फॉर्मूला जो भी है उसको पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब रो का फॉर्मूला एक तो यही आ गया R इंटू A/L। दूसरा अगर रो का फॉर्मूला आप निकालना चाहो तो हम ये भी निकाल सकते हैं। देखो हमने रो का फॉर्मूला क्या निकाला है? m/n² टाउ। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया? सिग्मा इज इक्वल टू 1/, ठीक है, रो की जगह m/n² टाउ। तो और ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू n² टाउ/m। मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड आप फॉर्मूले को रिप्लेस कर सकते हो जहां पे जिसकी जरूरत है। ठीक है, ऐसा यूनिट वहां पे होती है ओम मीटर रेजिस्टिविटी की। यहां क्या हो जाएगी? पर ओम पर मीटर। ठीक है, और पर ओम को हम बोलते हैं मो। ठीक है, तो यहां पे इसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मो मीटर और साइमन मीटर। दोनों की ऐसा यूनिट, दोनों का फॉर्मूला, दोनों का रिलेशन, तीनों चीज क्लियर है आई होप। अच्छा, फैक्टर्स दोनों के सेम है। जो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स थे वही कंडक्टेंस के होंगे, जो रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स थे वही कंडक्टिविटी के। इसलिए मैंने आपको दोनों लिख दिया। ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है, ये पूरा मैंने क्लियरली लिख दिया है आपको। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। अच्छा, इसमें एक रिलेशन जो, क्योंकि हालांकि मैंने ये रिलेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया है, ये रो वाला और सिग्मा वाला।
ठीक है, और कैपिटल आर वाला, तो इस रिलेशन को डिराइव करना सीखना है, क्योंकि ये रिलेशन कहाँ से आया, जैसे मैंने यहाँ पे रो की जगह यूज़ किया m/n² टाउ, तो ये रिलेशन कहाँ से आया ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा चीज़ और पढ़ रहे हैं, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज n एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद नंबर डेंसिटी n एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, उसके टर्म में हम रेजिस्टिविटी निकालने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले देखो, आपके पास एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ρL/A, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, दूसरा एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू V/L, आपने पीछे पढ़ा होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं और V इज इक्वल टू EL। इसे याद रखना है, इस रिलेशन को हम एक सिंपल से फॉर्मूले में यूज करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा है, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। क्या हम यहां से V इज इक्वल टू IR से R, देखो हमें निकालना क्या, रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टिविटी, तो हम यहां से रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/I। अब इस रिलेशन में इसको यूज करो, V की जगह क्या लिख सकते हैं, EL, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, V की जगह हम यूज करेंगे EL, तो यहां से हम लिख सकते हैं EL/I। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और यूज करेंगे, यूजिंग I इज इक्वल्स टू NEAVD। आई होप ये आपको याद होगा, I इज इक्वल्स टू NEAVD। कैसे आया ये, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये पिछले लेक्चर में हमने कर रखा है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या होता है, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हम रिलेशन यूज कर रहे हैं, I इज इक्वल्स टू NEAVD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तो इस हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए, देखो I की वैल्यू यहां पे यूज कर लो, तो ये क्या बन गया, R इज इक्वल टू EL डिवाइडेड बाय I की जगह NEAVD। ठीक है, अब यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, यहां पे लिख लो, यूजिंग VD इज इक्वल्स टू NE। अच्छा, VD का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक अपना एक्सप्रेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, सॉरी NE नहीं होगा, EE/m इंटू टाउ। VD इज इक्वल्स टू EE/m इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया था वो निकाले, वो यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा R इज इक्वल टू EL डिवाइडेड बाय NEA और VD की जगह EE/m इंटू टाउ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R इज इक्वल टू, अब देखो E कैंसिल और स्मॉल इंटू स्मॉल ई स्क्वायर, ये m डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ML अपॉन N E इंटू ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब आपको याद होगा, अभी हमने 2 स्लाइड पहले देखो, R इज इक्वल्स टू ML/NE स्क्वायर टाउ इंटू ए, 2 स्लाइड पहले हमने इसको यूज करा है, आप चेक करो, ये देखो R इज इक्वल टू ML/NE स्क्वायर टाउ इंटू ए, तो ये कहां से यूज करा है, ये हमने ड्राइव कर लिया। दूसरी चीज, जैसे रेजिस्टेंस का निकाला है, बट हम मेन बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की, हम मेन किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 R का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू ρL/A, और R की जगह हम ये पुट कर देंगे यहां पे, ठीक है, ये पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो R की जगह ML/NE स्क्वायर
टाउ इंटू ए इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दो, बचा हुआ आंसर। तो यहां से हमारा आंसर निकला है, देखो एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा क्या, रो इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब ये वही फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने पीछे रेजिस्टिविटी के लिए यूज किया था। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और रिलेशंस की, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और कुछ डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ की भी ड्राइव की बात करेंगे, और उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंसी, और कई सारे लेक्चर्स ऐसे आते रहेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, किर्चॉफ्स लॉ, उसके बाद मीटर बेज, उसके न्यूमेरिकल्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।